गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम ज्योग्राफी की सीरीज में जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उनसे संबंधित दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं भाई। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्य रूप से जो झीलें हैं भारत में वो कितने प्रकार की हैं। सही है, हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई। लैगून झीलें भारत में पाई जाती हैं, गोखुर झीलें भारत में पाई जाती हैं, वायु द्वारा निर्मित झीलें भारत में पाई जाती हैं। जैसे हमने देखा था राजस्थान की झीलें जिन्हें पलाया नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ी थी जो हिमानी द्वारा यानी कि ग्लेशियर द्वारा जो तलहटी में घाटियां बना दी जाती हैं उनके द्वारा निर्मित झीलें जो मुख्य रूप से उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इन सारी झीलों को हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से जो नेचुरली झील होती हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है भाई। जो कृत्रिम रूप से झीलें बनी होती हैं उन्हें मैंने इसमें नहीं लिखा है, उसका अलग से सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे। जैसे हम किसी भी नदी पर बांध बना देते हैं तो उसका जो जलाशय एकत्र हो जाता है उसी को कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल झील कहते हैं। तो उसे हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक दो लिख दिए हैं मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, कोई भी क्वेश्चन आपसे इसका छूट नहीं सकता। यहां तक कि मैंने जो लोअर पीसीएस और पीसीएस के पिछले गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका भी यहां पर कलेक्शन किया है भाई। तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखें और लाइक जरूर करें भाई, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। देखते हैं देखो इनसे संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। तो आपको डायरेक्ट लिखना है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं भाई राजस्थान वाला जो क्षेत्र है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर मुख्य रूप से 35 सागर के अवसाद पाए जाते हैं और इसी कारण यहाँ की अधिकांश झीलों में खारापन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अवसाद उन झीलों के जल में विलय हो जाते हैं। तो आपको बस झीलों के नाम याद रखने हैं। जैसे राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें मैंने ये लिखी हैं भाई। अगर मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं तो कोई समस्या नहीं है, आप देख सकते हैं और मैं हर एक शब्द को बोलकर बताऊंगा। राजसमंद झील, उसके बाद में है जयसमंद झील और नक्की झील को आप जानते होंगे भाई। ये मुख्य रूप से माउंट आबू पर पाई जाती है और ये कहा जाता है प्राचीनतम समय में देवताओं द्वारा इसे अपने नाखूनों से खोदा गया। नक्की झील, नक्की का मतलब होता है नाखून। तो कुछ इस प्रकार की अवधारणाएं हैं और ये खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, मीठे पानी की झील है। सांभर झील की अगर बात करें तो सांभर झील को मुख्य रूप से कुछ किताबों में पलाया बताया गया है भाई, पलाया झील बताया गया है। पलाया झील का मतलब होता है जो वायु द्वारा निर्मित होती है। वायु द्वारा किस प्रकार से कि जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में आंधियां चलती हैं तो एक जगह का जो रेता होता है या मिट्टी होती है वो धूल उड़कर बहुत दूर चली जाती है और वहां पर गड्ढा हो जाता है और पानी भरने के बाद वहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी अवधारणा है कि सांभर झील का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है और ये एक शुष्क क्षेत्र की झील है। आप ये कह सकते हैं कि जब वर्षा पड़ती है तभी इस झील में पानी रहता है और इसका प्रयोग नमक के उत्पादन में भी किया जाता है। आप याद रखना, देखो दो क्वेश्चन आपसे बहुत इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। भारत में नमक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जो आपका गुजरात है वो सबसे ज्यादा नमक बनाता है और दूसरे नंबर पर जो बनाता है वो राजस्थान ही है। कहां से बनाता है भाई? सांभर झील से, याद रखना। और कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये एक बॉल्सन है। क्या है? देखो ऊपर लिख देता हूं, ये झील जो है एक प्रकार की बॉल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? बॉल्सन का। बॉल्सन का मतलब होता है जिसके चारों ओर से पहाड़ियां हों, जिसके चारों ओर से पहाड़ियां हों। तो इस प्रकार का भी बताया गया। अब आपका जैसे क्वेश्चन आता है आप एडजस्ट कर लेना भाई। दूसरा देखेंगे, देखो सांभर झील में मुख्य रूप से लूनी नदी आकर गिरती है। तो आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी इससे होकर बहती है, और जब लूनी नदी इससे निकलती है क्योंकि ये खारे पानी की है तो लूनी नदी भी कैसी हो जाती है भाई? खारे पानी की झील हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद अगला देखते हैं फतेह सागर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। लूनक सागर झील ये भी पूछी जाती है। डीडवाना के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं भाई। ये एक प्रमुख झील है और मुख्य रूप से किसका एग्जाम्पल है? ये
पलायका, जिसका निर्माण जो रेगिस्तानी क्षेत्र में आने वाले जो तूफान होते हैं उसके द्वारा किया गया है। अगला देखो पिछोला झील, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले भाई, बहुत पूछी जाती है पिछोला झील आपसे। इसके बाद अन्ना सागर, कूचामन, ठेवर और पुष्कर, पुष्कर भी आपसे पूछी जाती है, और पंचभद्रा, और कौन सी झील है, पंचभद्रा। तो ये झील मुख्य रूप से राजस्थान की हैं, आप याद रख सकते हैं इन्हें। इसके बाद देखो और कुछ प्रमुख झीलें हैं जो हमें पढ़नी है, एक एक दो दो करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम कर्नाटक की झील केरल की झील देखते हैं भाई। कहाँ की झील, केरल की। तो केरल की कुछ प्रमुख झीलों का संग्रह मैंने यहाँ पर किया है, जैसे अष्टाईमुडी, ये बहुत पूछी जाती है, अगर हिंदी में लिखोगे तो डा के स्थान पर ता आ जाएगा, अष्टाईमुडी। तो ये झील एक प्रकार की लैगून झील है। कैसी है भाई, लैगून, जिसे आप अनूप झील भी कह सकते हैं। किस नाम से कह सकते हैं, अनूप झील। क्योंकि आप जानते हैं केरल में मुख्य रूप से जो लैगून झीलें होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है भाई, कयाल के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि अष्टाईमुडी झील एक प्रकार की कयाल झील है। और देखेंगे देखो बेम्बानाड, इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, पूरी डिटेल आप उसमें देख सकते हैं भाई। और एक बात याद रखना, इसका जो उत्तरी भाग है बेम्बानाड का ही जो उत्तरी भाग है उसे बीरनपूजा झील कहते हैं, इसी के उत्तरी भाग को बीरनपूजा झील कहते हैं। वैसे जनरली आपसे अलग से पूछी जाती है बीरनपूजा झील कहां पर है, तो कहां पर लगाएंगे भाई आप, केरला में। कहां पर लगाएंगे, ये सारी झील कहां की हैं, केरल की। तो ये वाली बात आप समझ पा रहे होंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, अस्थाईमुडी, बेम्बानाड, इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। रामसर साइट का वीडियो हम अलग से पढ़ेंगे भाई। रामसर साइट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो दलदले क्षेत्र होते हैं, जहां पर रेंगने वाले या फिर दलदल में रहने वाले बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और उनके संरक्षण किया जाता है। तो याद रखना, अस्थाईमुडी, बेम्बानाड, सासम कोटा, ये सारे के सारे क्षेत्र कैसे क्षेत्र हैं भाई, मुख्य रूप से मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर रामसर साइड। तो इसका वीडियो अलग से पढ़ेंगे हम। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। तो ये झीलें आपसे पूछी जाती हैं। और एकमात्र झील कर्नाटक की आपसे पूछी जाती है, बेलांदुर झील। कौन सी है भाई, ये बेलांदुर झील। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इतना क्लियर है। तो देखो मैं इसे रब कर देता हूं, एक दो बातें लिखने की जगह मिल जाएगी भाई। तो इसके बाद हम देख रहे हैं मुख्य रूप से तेलंगाना की झील, मुख्य रूप से तेलंगाना की झील। अगर देखो स्टार्टिंग में आपको नहीं चमक रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप चाहें तो लो क्वालिटी में पढ़ लेना भाई। बाकी का तो मैं लिखकर बता ही रहा हूं सब कुछ। तो देखेंगे देखो, ये जो तमिलनाडु है, सॉरी तेलंगाना है, क्या है ये, तेलंगाना। तो तेलंगाना या तेलंगाना की प्रमुख झीलें हम पढ़ रहे हैं। तो तेलंगाना में मुख्य रूप से जो झीलें हैं वो ज्यादातर कृत्रिम यानी कि नदियों पर निर्मित झीलें हैं। सही है। तो इसीलिए मैंने एक तो लिख दी हैं, आप याद रख सकते हैं, जैसे हुसैन सागर बहुत पूछी जाती है। ये मुख्य रूप से तेलंगाना में हैदराबाद के निकट पड़ती है। हैदराबाद आपको पता है भाई कि मुख्य रूप से जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है वहां के दो क्षेत्र एक दूसरे के जुड़वा नगर कहलाते हैं। तो उन जुड़वा नगरों के बीच में ही ये झील पड़ती है। अगला है देखो हिमायत सागर, जैसे आप जानते हैं एक तो निजाम सागर, सॉरी जो आपका हैदराबाद है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों आपस में जुड़वा नगर कहलाते हैं। और इन दोनों नगरों के बीच में ही हुसैन सागर झील या ताल पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे। अगला है देखो हिमायत सागर, अगला है उस्मान सागर, और निजाम सागर मैंने आपको बताया है ये मुख्य रूप से एक कृत्रिम झील है। तेलंगाना में मंजीरा नदी, तेलंगाना में जो मंजीरा नदी है, मंजीरा नदी पर इस बांध को बनाया गया है, निजाम सागर बांध को। तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है ये देखो नीचे शायद आपको नहीं चमक रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये है उस्मान सागर। क्या है ये, उस्मान सागर। ये भी कहां पड़ता है भाई, तेलंगाना में। तो तेलंगाना की कुछ प्रमुख झीलें हमने पढ़ ली, क्लियर है। इसके बाद देखो हम तमिलनाडु की कुछ झीलें पढ़ रहे हैं भाई। तो तमिलनाडु में एक दो झीलें तो
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहली है मुख्य रूप से, देखते हैं, देखो कोडाई कनाल। ये जो कोडाई कनाल आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कोडाई कनाल और उसके बाद काली बेल। तो कोडाई काली बेल या काली बेली कहलाती है भैया, काली बेली या फिर काली बेल, ये दोनों की दोनों लैगून झीलें हैं। कैसी हैं भाई? लैगून झीलें। तो आप याद रखना, अब तो आपको कोई समस्या नहीं होती भाई। लैगून झीलें, लैगून झीलों का मतलब होता है वे झीलें जो तट पर पाई जाती हैं, जिनमें समुद्र का जल आ भी सकता है और उससे जा भी सकता है, यानी कि जिन झीलों का जो पानी होता है वो खारा होता है। तो काली बेल और कोडाई कनाल ये दोनों की दोनों ऐसी ही झीलें हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में देखो एक बार ये भी पूछी जा चुकी है सोलावरम, और एक ये पूछी जाती है चिंबरबक्कम। तो ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं ऊपर लिख देता हूं चिंबरबक्कम, चिंबर। देखेंगे, देखो ये है चिंबरबक्कम, चिंबरबक्कम और सोलावरम दोनों की दोनों तमिलनाडु में। ये यहाँ पर फिजिक्स लिखा रह गया था भाई, ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है हमारी, सही है। इसके बाद देखेंगे दो छोटी छोटी झीलें और हैं, कभी कभी आपसे पूछ ली जाती हैं। एक तो एमराल्ड, एमराल्ड देखो मैं यहां पर लिख देता हूं अगर नहीं चमक रहा हो, एमराल्ड एक ये है, और उसके बाद है बीरानम झील, उसके बाद है बीरानम झील। तो ये आप याद रख सकते हैं, एमराल्ड, बीरानम, कोडाई कनाल, काली बेल, सोलावरम और चिंबरबक्कम, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु की झीलें हैं। क्लियर है भाई इतना? इसके बाद देखो ऊपर हम बढ़ते हैं, तो देखो यहां तक हमने पढ़ ली भाई। इसके बाद देखते हैं हम मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, ये दोनों की दोनों मैंने लिखी हैं आपके लिए आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये दो देख रहे हैं आप, एक कोल्लेरू पुलिकट और दूसरी नागार्जुन सागर। तो ये दोनों तो आपकी गोपुर झीलें हैं, सॉरी ये दोनों की दोनों आपकी लैगून झीलें हैं, लैगून झील, एक तो कोल्लेरू और दूसरी पुलिकट। इसके बाद नागार्जुन सागर जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से कृत्रिम झील है। कैसी है भाई? कृत्रिम झील, जिसका निर्माण एक नदी पर बांध बनाकर जल को रोककर किया जाता है, और इसका जो जल है वो कृष्णा नदी पर रोका गया है, यानी कि कृष्णा नदी पर एक बांध बना हुआ है नागार्जुन सागर, और उसका जो जलाशय है वो नागार्जुन सागर के नाम से कहलाता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा याद भी रखना, नागार्जुन सागर ये जो बांध इसका जलाशय है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर है। ये किसी भी एक राज्य में नहीं है भाई, मुख्य रूप से कहां पर है? दोनों राज्यों की सीमा पर है ये। इसके बाद देखो कोल्लेरू और पुलिकट, दोनों के बारे में हमें ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखना भाई, इनसे संबंधित क्या क्या बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम पुलिकट को देख रहे हैं अभी, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं पुलिकट झील। देखो पुलिकट के बारे में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। पुलिकट झील, सबसे पहली बात तो ये एक प्रकार की लैगून झील है। कैसी है भाई? लैगून या फिर अनुप झील है। और ये झील मुख्य रूप से एक तो तमिलनाडु और दूसरी आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों की सीमा रेखा पर है। कहां पर है भाई? इन दोनों राज्यों की सीमा रेखा पर है। तो ये वाली बात याद रखनी है। इसी पर बालू द्वारा निर्मित एक द्वीप है जिसे बैरियर टापू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बैरियर टापू के नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर श्री हरिकोटा द्वीप रख दिया गया, श्री हरिकोटा द्वीप। तो याद रखेंगे कि जो आपकी पुलिकट झील है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा पर है, उसमें एक द्वीप है जिसे पहले बैरियर टापू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? श्री हरिकोटा द्वीप। और इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। और इसका क्या कार्य होता है भाई? देखो ये वाला टॉपिक हम प्रौद्योगिकी विज्ञान में पढ़ेंगे। जितने भी रॉकेट बनाए जाते हैं, जितने भी
अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं वो सब यहीं से छोड़े जाते हैं। ये एक प्रकार का प्रक्षेपण केंद्र है जहां से रॉकेट के माध्यम से उपग्रह को छोड़ा जाता है। तो जितने भी चंद्रयान मिशन 2, 1 जितने भी आप सुनते हैं वो सारे के सारे मिशन कहां से लॉन्च किए गए थे भाई, इसी श्री हरिकोटा द्वीप से। और ये कहां, इस पर क्या है, ये सतीश धवन प्रक्षेपण अंतरिक्ष केंद्र। और ये मुख्य रूप से हमारी जो संस्था है भाई इसरो के द्वारा बनाने वाले जितने भी उपग्रह हैं वो सब इसी के माध्यम से छोड़े जाते हैं। तो यही 2-3 बातें हैं जो पुलिकट झील से आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद देखो अगली कोल्लेरू झील और समझनी है आपको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो कोल्लेरू झील के बारे में क्या क्या बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहला तो यही पूछा जाता है कि ये झील मुख्य रूप से है कहां। तो कोल्लेरू झील मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, पूरी की पूरी कहां पड़ती है भाई, आंध्र प्रदेश में। दूसरा ये गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के मध्य में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, गोदावरी और कृष्णा के मध्य में। देखो इसकी अवस्थिति है कैसी, मैं आपको पूरा बनाकर दिखाता हूं। देखो अगर इसे आप पूरा भारत माने, सही है, तो यहां से गोदावरी नदी निकल रही है और यहां से आपकी कृष्णा नदी। तो पहले यहां पर यह झील हुआ करती थी और अगर एक प्रकार की ये कैसी झील है, लैगून झील है, तो समुद्री जल इसमें आ भी सकता है और इससे जा भी सकता है। लेकिन हुआ क्या, जो आपकी गोदावरी नदी है और जो आपकी कृष्णा नदी है, इन दोनों ने अपने डेल्टा का इतना ज्यादा विस्तार कर लिया, इन दोनों नदियों ने अपने डेल्टा का इतना ज्यादा विस्तार कर लिया कि इनके डेल्टा इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ गए। इनके डेल्टा इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ गए। अब ये जो झील थी अब वो तट पर नहीं रही है। तो याद रखेंगे कोल्लेरू झील कभी पहले तट पर हुआ करती थी, लेकिन गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा द्वारा इसे स्थलवृद्ध कर दिया गया। कैसा कर दिया गया है भाई, स्थलवृद्ध। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कोल्लेरू झील लैगून झील है तो आप बिल्कुल मना करेंगे कि ये अब लैगून झील नहीं है। और याद भी रखना इस बात को कि देखो आप सभी जानते हैं भाई समुद्री क्षेत्रों में ज्वार भाटा आते हैं। क्या आते हैं, ज्वार भाटा, यानी कि 2 बार समुद्री जल ऊपर की ओर उठता है 24 घंटे में और 2 बार 24 घंटे में समुद्री जल नीचे। तो देखो होता क्या है, अगर मान लो आप कोई झील है तट पर, सही है, तट पर कोई झील है, तो यहां से ज्वार आएगा तो जितना भी पानी है समुद्र का वो झील की ओर आएगा। और जब झील की ओर आएगा तो यहाँ के जो अवसाद होंगे, धूल मिट्टी पिन्नी जो कुछ भी अवसाद होते हैं वो झील के तट पर आकर एकत्र हो जाते हैं। कहाँ आकर एकत्र हो जाते हैं, तट पर। तो धीरे धीरे इन झीलों का जो मुहाना होता है, जहां से समुद्री जल अंदर बाहर होता है ये, तो वो मुहाना धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। तो आप याद रखेंगे एक समय ऐसा आएगा लाखों वर्षों के पश्चात कि जितने भी तटों पर अवस्थित ये झीलें हैं सारी की सारी स्थलवृद्ध हो जाएंगी, क्योंकि नदियों इन झीलों के मुहाने पर जितने भी अवसाद हैं वो समुद्र द्वारा ज्वार के द्वारा कहां पर लाकर एकत्रित कर दिए जाते हैं, इनके मुहाने पर। तो ये वाली बात आप जरूर याद रखें, आज से लाखों वर्षों के पश्चात जितनी भी लैगून झीलें हैं उनके मुहाने क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लॉक, और वो तटीय झील नहीं रहेंगी, वो अंतःवृद्ध या अंतःस्थलीय झील हो जाएंगी। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो हम महाराष्ट्र की कुछ झीलें पढ़ते हैं। तो ये तो आपको डायरेक्ट लोनार के बारे में देखो हम पढ़ चुके हैं भाई। लोनार एक प्रकार से ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित झील है जिसे क्रेटर झील कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, क्रेटर झील के नाम से। तो आप याद रखेंगे भारत में एकमात्र प्रमुख झील लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील कौन सी है भाई, लोनार झील। क्लियर है। अब एक बात और याद रखनी है, अगर क्रेटर का मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था भाई, क्रेटर का मतलब होता है जहां से ज्वालामुखी लावा बाहर आता है, जहां से ज्वालामुखी लावा बाहर आता है। तो आप याद रखेंगे जैसे ये ज्वालामुखी है कोई, यहां से ज्वालामुखी लावा बाहर आया और इस लावा में अगर पानी भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। अगर कंडीशन क्या हो, ये जो क्रेटर है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, क्रेटर क्या है भाई, यानी कि ये जो गड्ढा है, यानी कि ज्वालामुखी का जो मुहाना है
वो अत्यधिक बड़ा हो जाए तो उसे काल्डेरा झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? काल्डेरा। तो याद रखना, आपसे ये ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेटर झील जब बृहद रूप धारण कर लेती है, बृहद मतलब बड़ा रूप धारण कर लेती है, तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे काल्डेरा नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है ये वाली बात? तो आप इसे इतना ही याद रखें। इसके बाद पोवाई झील बहुत पूछी जाती है भाई। पोवाई झील मुख्य रूप से किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर, सलीम अली भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे, आप जानते हैं, उन्हीं के नाम पर रखा गया है सलीम अली सरोवर। इसके बाद तुलसी, तुलसी ये भी मुख्य रूप से प्रमुख झील है। इसके बाद बिहार, तो बिहार नाम है झील का, बिहार नहीं है ये, तो बिहार झील भी महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त उपवन और गोरेवाड़ा, और ये कौन सी है? गोरेवाड़ा, ये प्रमुख रूप से कहां पड़ती है भाई? सारी की सारी आपकी पड़ती हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की इन प्रमुख झीलों के बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं गुजरात की। कौन सी पढ़ते हैं भाई? गुजरात की। देखेंगे, देखो गुजरात की कौन कौन सी आपसे पूछी जाती है प्रमुख रूप से, तो एक दो को ही आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे नल सरोवर, नल सरोवर ये बहुत पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है भाई? कि क्योंकि नल सरोवर को सबसे नवीनतम आपकी जो सरोवर होते हैं, मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं जो रामसर साइड हैं, जो रामसर साइड हैं, उनमें शामिल किया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो शामिल की गई थी, उससे पहले इसी को शामिल किया गया था। तो पहले ये नवीनतम हुआ करती थी, अब तो बहुत सारी जोड़ दी गई है भाई रामसर साइड। अगर आप करंट पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। इसके बाद एक है बस्तरपुर, बस्तरपुर के बाद है थोल झील, थोल झील। इसके बाद एक और है नारायण सरोवर। कौन सी है भाई ये? नारायण सरोवर। तो याद रखेंगे, नारायण सरोवर भी मुख्य रूप से गुजरात में नल सरोवर और नारायण सरोवर दोनों के दोनों कहां पर हैं? गुजरात में। क्लियर है भाई? इसके बाद देखो, ये आपको याद रखनी है सुखना। सुखना मुख्य रूप से चंडीगढ़ में है। कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में। और बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये, बहुत बड़ा टूरिज्म क्षेत्र है, बहुत ज्यादा इसमें ड्रेसिंग की जाती है भाई, उससे जो चलते हैं हम नावों से, तो उसके रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है, याद रख सकते हैं। इसके बाद देखो, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख झील भोजताल, राजा भोज के नाम पर इसका नाम रखा गया है भाई, भोजताल। और इसके बाद है ये तो भोज तो याद रख सकते हैं आप। इसके बाद देखो तवा बोहर, तवा बोहर, तो आप जानते हैं जो नर्मदा नदी है उसकी एक झील है, इसकी एक नदी है सहायक नदी तवा नदी, उसका जलाशय है तवा जलाशय, तो उस नाम से याद रख सकते हैं आसानी से कि तवा बोहर झील कहाँ है। तवा बोहर झील कहाँ पर है भाई? एमपी में। क्लियर है इतना? इसके बाद देखो अगली हम देख रहे हैं सिक्किम की, अगली हम पढ़ रहे हैं सिक्किम की। तो देखेंगे, देखो सिक्किम की प्रमुख झीलें मैंने आपको यहां पर लिखी हैं, अगर नहीं चमक रहा हो तो यह है सोंगमा झील, उसके बाद है चोलामू झील, उसके बाद में है खेचियो पालरी, खेचियो पालरी। तो ये तीनों की तीनों मुख्य रूप से कहां हैं? सिक्किम में। इसके बारे में देखो एक दो लाइन हमें पढ़नी है। ये जो चोलामू झील है ये एक ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? हिमानी द्वारा निर्मित होती है। और आपने जो ग्लेशियर पढ़ा है सिक्किम में, हेमू ग्लेशियर, तो उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और आपने जो नदी पढ़ी है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी चोलामू झील ही है। तो आप याद रखेंगे चोलामू झील से ही तीस्ता नदी निकलती है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य जल विवाद का कारण बनी हुई है। क्लियर है भाई? तो यही एक दो हमें देखनी है। इसके बाद देखो चिल्का झील हम पढ़ रहे हैं। तो चिल्का झील के बारे में जितनी भी बातें थी पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं भाई, अब ज्यादा डिटेल इसकी और नहीं कर रहे, आप याद रखें, मैंने यहां पर लिख दिया आपको याद रखने के लिए। अगली है कंजिया, तो याद रखेंगे कंजिया झील भी मुख्य रूप से उड़ीसा में पड़ती है। एक है अंशुपा, अंशुपा ये भी कहां पर पड़ती है? मुख्य रूप से आपकी चिल्का जो आपकी उड़ीसा है वहीं पर पड़ती है। इसके बाद देखो आगे
मैंने ये झीलें लिखी हैं भाई उमियम। तो उमियम मुख्य रूप से आपकी पड़ती है मेघालय में, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेघालय में आपको याद रखनी है। उमियम झील कहां पर है भाई? मेघालय में, कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद लोकटक, लोकटक ये पड़ती है मणिपुर में। कहां पड़ती है? मणिपुर में। तो याद रखेंगे लोकटक झील को तैरती हुई झील का भी दर्जा दिया गया है। किसका? तैरती हुई झील का भी दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी जब बाढ़ आती है तो उसमें बड़े बड़े घास के पिंड तैरते हुए आ जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही घास के पिंड इसमें तैर रहे हैं, जिन्होंने धीरे धीरे आकार को वृद्ध कर लिया है। अब एक तैरते हुए द्वीप के रूप में आपको दिखाई देते हैं। कैसे? बहुत बड़े बड़े द्वीप के, और इनमें से ही एक पर एक पार्क बना हुआ है। तो याद रखेंगे लोकटक झील के अंदर एक छोटा सा द्वीप है, उस पर एक पार्क बना हुआ है, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। तो ये एक पार्क है जिसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। तो याद रखेंगे कहां पर है ये? मणिपुर में। और एक बात और याद रखनी है, ये जो झील है मीठे पानी की झील है। आप लिखें इस बात को, कैसी झील है? मीठे पानी की। और पूरे पूर्वोत्तरी भारत की क्षेत्रफल के आधार पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूरे पूर्वोत्तरी भारत की मीठे पानी की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है, जबकि भारत की बूलर झील है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखो पाला झील लिखी है मैंने एक, पाला झील ये मुख्य रूप से पड़ती है मिजोरम में। कहां पड़ती है भाई? मिजोरम। इसके बाद दो झीलें और लिखी हैं असम में। तो असम की दोनों झीलें याद रखनी है, एक तो है चुंडवी झील और दूसरी है चपनाला झील। तो चुंडवी और चपनाला दोनों की दोनों कहां पर पड़ती हैं? असम राज्य में पड़ती हैं। आपको याद रखना है। तो ये वाला क्षेत्र देखो हम पूरा पढ़ चुके हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना। एक बार में चीजें समझ में नहीं आए दूसरी बार वीडियो को देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। इसके बाद देखो उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलों को मैंने लिखा है, उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलों को लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखनी है कि उत्तराखंड की सभी झीलें या फिर जितनी भी लिखी हुई हैं मीठे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झील कोई भी नहीं है। एक बात और याद रखना, जो महाराष्ट्र में लोनार झील हमने पढ़ी थी, क्रेटर झील हमने पढ़ी थी, वो खारे पानी की है भाई। कैसे पानी की है? खारे पानी की। तो याद रखना उसका पानी पीने योग्य नहीं होता है भाई। अगला देखेंगे उत्तराखंड में आप जितनी भी झीलें देख रहे हैं वो मुख्य रूप से मीठे पानी की हैं और अधिकांश का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, यानी कि यहाँ की अधिकांश झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। और हिमानी द्वारा निर्मित झीलों के जो पानी होते हैं वो ताजे होते हैं, यानी कि मीठे। तो उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं, आपको नाम याद रखने हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं। और ताल से संबंधित जितनी भी झीलें हैं, चाहे नैनीताल हो, चाहे डोडीताल हो, चाहे भीमताल हो, सात ताल हो, देवताल हो, राकस या राक्षस ताल हो, माला ताल हो या नौकुचिया ताल हो या खुरपा ताल हो, जितने भी ताल हैं वो मुख्य रूप से उत्तराखंड में हैं। तो आप याद रखेंगे ताल से संबंधित जितनी भी झीलें हैं वो मुख्य रूप से कहाँ हैं? उत्तराखंड में। और एक झील है रूपकुंड, एक झील है रूपकुंड। तो ये मुख्य रूप से एक जिला है चमोली, उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। वहां एक स्थान है देवला या देवल, एक स्थान है देवल। तो ये वहां पर पाई जाती है, चमोली जिले के देवल में ये पाई जाती है। और इस झील के आसपास बहुत सारे कंकाल मिले थे, इस झील के आसपास बहुत सारे कंकाल खोजे गए थे, इसीलिए इसे मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी इसे, और अभी तक हमें यही नहीं पता चला कि वो कंकाल आए कहां से, तो इसीलिए वो रहस्य बना हुआ है। रहस्यमयी झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे। तो इससे संबंधित और एक बात और याद रखना भाई, ये जो आपकी देवताल झील है, पहले
देवताल झील भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती थी, लेकिन चोलामू झील को जब हमने पढ़ा, चोलामू झील अभी हमने पढ़ी सिक्किम की है भाई, अरे अभी हमने पढ़ी सिक्किम में चोलामू झील, तो अब सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित यही है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है, चोलामू झील कंचनजंगा के निकट ही ये अवस्थित है। कंचनजंगा की पहाड़ियां सिक्किम में पढ़ी आपने, तो उसी के निकट है। तो आप याद रखना केवल यही आपको पढ़नी है उत्तराखंड से संबंधित। उसके बाद उत्तराखंड के बाद मैंने कुछ झीलें लिखी हैं ये ऊपर को, और ये सारी की सारी झीलें लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, लद्दाख। और जब लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुए थे तब जम्मू कश्मीर में थी। तो आप याद रख सकते हैं पोनगोडा, पोनगोडा ये भी लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है। त्योसो मोरारी, त्योसो मोरारी और पोंगो गाछो, पोंगो ये पोंगो गाछो है भाई, पोंगो गाछो ये जो झील है ये भी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है भाई, आपकी लद्दाख वाले क्षेत्र में। और ये जो त्योसो मोरारी झील देख रहे हैं ये यहां पर पाई जाती है तिब्बत और लद्दाख वाले क्षेत्र में सीमा पर। तो आप याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने ये तो हमने गुजरात की तो पढ़नी भाई, गुजरात के बाद ऊपर ये लिखी है आपको मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, ये सारी की सारी कहां की है भाई, हिमाचल प्रदेश। तो अभी हमने बात की कि उत्तराखंड में जितने भी ताल से संबंधित झीलें हैं, चाहे नैनीताल हो, खुरपा ताल हो, भीमताल हो, सात ताल हो, नौकुचिया ताल हो, तो सारे के ताल से संबंधित झीलें कहां पर थी, उत्तराखंड में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी दो हैं, तो आप याद रख सकते हैं। देखो सूरज ताल लिखा है और चंद्र ताल, तो आप याद रख सकते हैं सूरज और चंदा को छोड़कर जितने भी ताल हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर जितने भी ताल हैं वो सब उत्तराखंड में हैं। और बाकी के सूरज चंदा ये यानी कि सूरज ताल और चंदा ताल दोनों के कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद भृगु ये लिखा हुआ है, देखो भृगु और मच्छियाल। इसके बाद रेणुका, रेणुका पूछी जाती है अभी आपसे, रेणुका झील पूछी जाती है और इसे रामसर साइट भी घोषित किया जा चुका है, तो आप याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक नाको झील है, एक खज्जियार, नाको और खज्जियार ये दोनों की दोनों भी कहां पड़ती हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो केवल आपको इतना ही याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के बाद मैंने जम्मू कश्मीर की झीलों को लिखा है भाई, हिमाचल प्रदेश के बाद मैंने जम्मू कश्मीर की झीलों को लिखा है। तो जम्मू कश्मीर में एक अंचाल झील है, कौन सी है, अंचाल, और ये भी श्रीनगर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है भाई, श्रीनगर में, तो आप याद रखना। इसके बाद बुलर झील, तो बुलर झील के बारे में पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं। बुलर झील एक ऐसी झील है जिसका झेलम नदी द्वारा निर्माण किया गया है, जो एक घोकुर झील है। इसके अतिरिक्त इस पर भूगार्भिक जो विवर्तनिक क्रियाएं हैं उनका भी प्रभाव दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे विवर्तनिक झील भी कहते हैं। और इसी के मुहाने पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है और भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये जितने भी फैक्ट मैंने इससे संबंधित बताए हैं, आप कहीं एक जगह ब्रैकेट में सारे फैक्ट लिख लेना, पूछे जाते हैं भाई। इसके बाद देखो नाग से संबंधित जितनी भी झीलें हैं वो ज्यादातर यहीं पर हैं। इसके अतिरिक्त डल झील है, ये बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं दोनों, बुलर और डल, याद रखना टूरिस्ट स्पॉट है ये दोनों। इसके बाद गाडसर, गंगाबल और मानसबल, गाडसर, गंगाबल, नीचे लिख देता हूं देखो मैं, गाडसर और आपका मानसबल, मानसबल और गंगाबल, गंगाबल। तो ये प्रमुख झीलें मुख्य रूप से उत्तराखंड में पड़ती हैं। इसके बाद अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, नाग से संबंधित जितनी भी झीलें हैं वो भी कहां पड़ती हैं, आपकी उत्तराखंड में। एक याद रख लेना जानसर, जानसर ये भी मुख्य रूप से कहां पड़ती है, उत्तराखंड में। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकती थी मैंने आपको सारी बताई हैं। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं जो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं झीलों से संबंधित, बिल्कुल अजीब से क्वेश्चन,
तो मैं आपको सारे कलेक्ट करके अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा भाई। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचकर जाएगा। ये लॉकडाउन का जो समय है, पर्याप्त समय आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो इसका बिल्कुल सदुपयोग करें। मैं अपने चैनल पर एक तो ज्योग्राफी की सीरीज चला रहा हूं, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, तो आप पूरा दिन लॉकडाउन में अपना समय आसानी से बिता सकते हैं इस चैनल के साथ। थैंक यू।